अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम दोस्तों को मैं इस सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का टॉपिक गुड गवर्नेंस के नाम से है। आप इन अल्फाज को यकीनन सुनते रहते हैं। मेरी आपसे सबसे पहली दरख्वास्त यूजुअल होगी। आपने अगर पहले मेरे साथ सेशन लिया तो आपको पता है मैं आपके साथ पहले इंटरेक्ट करता हूं, फिर आगे चलता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हुसैन साहब आपके कुछ दो लोगों के माइक्स अनम्यूट कर दें। मैं उनसे सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूं कि वो गवर्नेंस को क्या समझते हैं। लव गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस नहीं, सिर्फ गवर्नेंस के बारे में मुझे आपकी राय चाहिए कि आप गवर्नेंस को क्या समझते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। कोई दो दोस्तों के फोन्स अनम्यूट कर दें हुसैन साहब। जी सर, एक नवीद इकबाल साहब का माइक अनम्यूट कर दिया है और एक मोहम्मद इकबाल साहब का, थैंक यू वेरी मच। और साथ एक थर्ड पार्टिसिपेंट ने भी हाथ रेज किया था, चौधरी साहब। दोबारा उन्होंने जो हाथ भेजा। खड़ा कर रहे हैं उन्हीं का कीजिएगा कैंडी, जो हाथ खड़ा जी जी कर रहे हैं बिल्कुल। उन्हीं का। जी जी ब्रदर, जी ब्रदर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर थैंक यू वेरी मच। सर मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ आ रही है सर, पूछिए। वेलकम जी, थैंक यू। आप काइंडली मेरे साथ शेयर कीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग भला गवर्नेंस के बारे में क्या है। सर गवर्नेंस के साथ जब हम गुड गवर्नेंस का वर्ड बोलते हैं तो यही होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज जी हैं, जो हमारे डिस्पोजल पर हैं, उनसे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। मुख्तसरन तो सर मेरा ये आइडिया है। सही। तो रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे हासिल, ठीक है। सर अच्छा, और दोस्त कोई काइंडली डिफरेंट डेफिनेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कासिम बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शाहदरा लाहौर से। वैसे तो सॉरी फॉर इंस्ट्रप्शन सर। जी प्लीज। मैं पार्टिसिपेंट से कहना चाहता हूँ कि जी जो जी पार्टिसिपेंट आप चूंकि एक दो के माइक अलाउ है अपनी बात कर लें तो अपना तरफ से माइक म्यूट कर दें, क्योंकि शोर आ रहा है इस वजह से। जी, सर ठीक है, बिल्कुल सही। जहाँ तक मेरी एक हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। सर बेसिकली तो ये है ना कि एडमिनिस्टर द अफेयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है सही हो गया। कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही निकला है कि एडमिनिस्टर द अफेयर्स फॉर द बेटरमेंट सही है, ऑफ द बिल्कुल पब्लिक। हाँ जी। सही सही। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम अब आते हैं इसको गवर्नेंस को दो तरीके से देखते हैं हम। एक एकेडमिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकली हम इसको कैसे लेते हैं। दोनों एंगल से हम बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सबके पास बिल अमूम, हर एक के पास हो सकता ना हो, लेकिन मैं जब बिल अमूम कह रहा हूँ तो हर एक के पास बिल अमूम ये मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी इंस्टॉल्ड है सेल फोन के ऊपर। और हम डिक्शनरी मीनिंग जब देखते हैं, और अमूमन जब हमें किसी टर्म को डिफाइन करना है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हम बिल अमूम डिक्शनरीज का रुख करते हैं, गूगल का रुख करते हैं। तो गवर्नेंस को मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने एक प्रोसेस के तौर पे डिफाइन किया है।
मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि ये एक एक्ट या प्रोसेस है, ओवरसीइंग, नजर रखने का प्रोसेस है। आप ओवरसी कर रहे हैं, चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं, किस मकसद के लिए? द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ समथिंग। कि आपने कोई भी इदारा है, कोई मुल्क है, डेफिनेटली उसकी इकोनॉमिक्स के अंदर, उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उसके सोशल अफेयर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उसके जो नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर एक डायरेक्शन सेट की जाती है। हर साल, जैसे दोस्त ने रिसोर्सेज की बात की, हर साल उन्हें बजट दिया जाता है, टारगेट्स रखे जाते हैं। तो जो वो डायरेक्शन है उसको आप स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी कहते हैं कि इसका किस हद तक डेवलपमेंट उसकी होनी है, उस डिपार्टमेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपोनेंट ऑफ गवर्नेंस की। तो उसको उस डायरेक्शन और हद के अंदर रखने के लिए आप उसको मुसलसल उसके ऊपर नजर रखते हैं। इस नजर रखने का जो प्रोसेस है उसको गवर्नेंस कहते हैं। ये मरियम वेबस्टर की डेफिनेशन है। अब वर्ल्ड बैंक, उसकी अपनी एक डोमेन है, आपको पता है कि वो वर्ल्ड में मॉनेटरी मैटर्स को डील करता है और उसमें रहनुमाई भी करता है और साथ में एड भी देता है, कर्जे भी देता है। तो वो चौंके मुख्तलिफ सोशल इश्यूज पर इकोनॉमिक सपोर्ट करता है, दूसरे मानों में फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो वो इसको डिफाइन करता है कि ये एक मैनर है। अब देखें, एक चीज वाजे हुई और इसके बाद आगे भी कि गवर्नेंस एक कंपोनेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये एक तरीका है कार है, एक प्रोसेस है, मैनर है, एक्ट है। ये एक तरीका है कार है गवर्नेंस। जैसे मरियम वेबस्टर ने कहा कि ये तरीका कार है नजर रखने का, ओवरसी करने का। किसको ओवरसी करने का? किसी भी इदारे की, मुल्क की डायरेक्शन सही सीमत में है या नहीं है, उसमें आप उसको अपनी डायरेक्शन और कंट्रोल में रखने के लिए ओवरसी कर। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है वो कहता है कि ये वो तरीकाकार है, ये अंदाज है जिसके अंदर पावर या इख्तियार का इस्तेमाल किया जाता है किसी मुल्क के मुआशी और मुआशरती वसाइल को मैनेज करने के लिए। तो मरियम वेबस्टर ने इसको तरीकाकार दो चीजों तक मुख्तस कर दिया कि ये वो इख्तियार इस्तेमाल का तरीकाकार है, इख्तियार के इस्तेमाल का तरीकाकार है। किस बारे में? किसी मुल्क के उसके मुआशी और समाजी जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के। और जब हम इसको लेते हैं, अपनी मुख्तसर सी डेफिनेशन एक करना चाहते हैं जो हर एक के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, वो भी है कि ये गवर्नेंस एक प्रोसेस है, मगर प्रोसेस किसका है? डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। दो कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। नंबर वन, ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। अब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या हो सकता है? डिसीजन मेकिंग बाज औकात इंडिविजुअल कर रहा होता है, वन मैन शो होता है, अथॉरिटेटिव वे में वो हो रही होती है डिसीजन मेकिंग। और बाज औकात होता यह है कि जिस कंपोनेंट ऑफ गवर्नेंस के बारे में को डिसीजन करना है उसमें उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनसे इनपुट ली जाती है। बाज़ औक़ात एक्सपर्ट्स को कॉल कर लिया जाता है उस फील्ड के जो है, उनके साथ मीटिंग्स होल्ड की जाती हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स होल्ड की जाती हैं। बाज़ औक़ात डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, सर्वेज कराए जाते हैं, स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं। तो इन तमाम तरीकाकार से बुनियादी चीज ये समझ में आई कि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो प्रोसेस क्या है? डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले उस डिसीजन के लिए मुकम्मल इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, और हम किस जरिए से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं वो क्या है? ये एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का। तो डिसीजन मेकिंग के का जो प्रोसेस है, एक तो उसको आप गवर्नेंस कहते हैं। दूसरी बात यह है कि
इस डिसीजन को जब आपने मुख्तलिफ तरीक़ाकार से जो डिसीजन लिया, इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है? अब इम्प्लीमेंटेशन ये भी एक प्रोसेस है। क्या आप उस कम्युनिटी को एम्पावर करेंगे कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे, जहां के बारे में आपका कोई भी डेवलपमेंट या कोई गवर्नेंस का कंपोनेंट है वहां पे? क्या आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को वहां पे भेजेंगे, वो उसको गवर्न करेगी, उसको देखेगी, उसको उसके ऊपर नजर रखेगी? आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या करेंगे? गोया ये दो कंपोनेंट्स को डील करती है गवर्नेंस, कि ये एक प्रोसेस तरीकाकार है कोई भी डिसीजन लेने का और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का। हमने दो चीजें देखी। एक चीज पहले तो हमने ये देखी कि गवर्नेंस क्या है। अब हमने देखना है कि गुड गवर्नेंस देन क्या है। गवर्नेंस तो एक प्रोसेस हुआ ना, तो डेफिनेटली गुड गवर्नेंस भी एक प्रोसेस है, लेकिन वैसे डिफरेंट कहां पे है गवर्नेंस से? तो गुड गवर्नेंस जो है वो प्रोसेस है किसी चीज की पैमाइश का, किसी चीज की असेसमेंट का, किसी चीज की डिटर्मिनेशन का। किस बात की? कि किस कामयाबी के साथ इसको मैयर करना, देखना कि कोई कितना कामयाब हुआ है, कोई इदारा, कोई स्टेट, कोई मुल्क, कि अपने लोगों के अफेयर्स को कंडक्ट करे अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, पब्लिक रिसोर्सेज जो हैं, और इस बात की यकीन दहानी कराए कि ह्यूमन राइट्स जो हैं, हर एक के जो उस गवर्नेंस कंपोनेंट से रिलेटेड राइट्स हैं, वो इस अंदाज से पूरे हो रहे हैं या मीट हो रहे हैं कि कहीं पे अब्यूज ऑफ पावर नहीं है, कहीं पे नेपोटिज्म नहीं है, कहीं पे करप्शन नहीं है, और लॉ की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, तो गुड गवर्नेंस क्या है? ये मेजरमेंट है, ये असेसमेंट है किसी भी प्रोसेस की, जिसके तहत ये देखना है कि कोई इदारा किस कामयाबी के साथ, किस क्वालिटी के साथ अपने लोगों के, उस इदारे से मुताल्लिक जो पब्लिक अफेयर्स हैं लोगों के, वो कंडक्ट कर रहा है। किस तरह कंडक्ट कर रहा है? वो जो रिसोर्सेज, जैसे दोस्त ने पहले एक बात की, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो कि दिए गए हैं, और इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान वो गारंटी दे रहा है किस बात की? कि हर एक के हकूक का पूरा तहफ़्फ़ुज़ और ख्याल रखा गया है, जहां पे अब्यूज ऑफ पावर नहीं है, करप्शन नहीं है, और जो लॉ इस गवर्नेंस कंपोनेंट के लिए क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, वो लॉ बाकायदा इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन है। इसके बाद हम आते हैं पुअर गवर्नेंस क्या है। गुड गवर्नेंस को तो हमने समझा, तो व्हाट इज पुअर गवर्नेंस, एंड देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड पुअर गवर्नेंस। पुअर गवर्नेंस में सबसे अहम बात यह है कि पब्लिक और प्राइवेट अफेयर में फर्क ना समझ सकना और ना कायम कर सकना। हम जहाँ पे भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं, भले हम हेल्थ में बैठे हों, हम एजुकेशन में बैठे हों, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों, इंजीनियरिंग में, कहीं पे भी बैठे हों, वी आर public functionaries and we are executing, we are dealing with the public affairs. When sitting in office, if we couldn't, or while exercising our power of authority in the field, we couldn't differentiate between what is our personal gain and what is our public gain, what is personal and what is public, then it shows poor governance. Means if you are sitting in your office and somebody in the veranda is waiting for the moment that your guest comes out and he takes the opportunity to see you in your office, तो ये आप यूं समझिएगा, पर्सनल गेन को आपने अपने पर्सनल अफेयर पब्लिक अफेयर के ऊपर तरजीह दे दी, पब्लिक को फरांडो में आप धकेल दिया। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, हर इदारे की बात कर रहा हूँ, किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा। तो वो इदारे के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग उस गवर्नेंस को चलाने वाले, उनको, उन लोगों को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अगर वो ह्यूमन रिसोर्स अपने पर्सनल
मैटर्स के बारे में बड़ा पर्टिनेंट है और लोग सफर कर रहे हैं उसके पर्सनल मैटर की वजह से, तो ये गवर्नेंस गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती, ये बैड गवर्नेंस का कंपोनेंट। फेलियर टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ, बुनियादी बात है इसके अंदर, ये एक प्रोसेस है। मैं अगर एक अदरवाइज वो कहूं, डिफाइन करूं गवर्नेंस को, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है प्रोसेस में रूल ऑफ लॉ जो है उसको बुनियादी हैसियत हासिल है। अगर रूल ऑफ लॉ करता तो पुअर गवर्नेंस है। अब इसकी एग्जांपल्स आपके चीता के मालिक के खिलाफ पर्चा नहीं होता है, आप अनोनिमिटी पे पर्चा कर रहे हैं, पता भी है चीता किसके घर था, किसने उसको पाला था। बलूचिस्तान में जो वाकया हुआ, जिस अजियत के साथ जवान लोगों को, फैमिली को क्रश किया गया, एक अनापरस्त ने क्रश किया, उसके पास आप उसको इंसाफ दिला सकेंगे? आपके पास बहुत सारे नकीब का केस भी मौजूद है, उसके अलावा और भी केसेस आपको वहां पे मौजूद हैं, आप इंसाफ नहीं दिला सके, स्टेट इंसाफ नहीं दिला पा रही। क्यों नहीं दिला पा रही? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब जहां पे ऐसा होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो वहां पे लॉ की मौजूदगी किताबों के अंदर, स्टेट के अंदर निसाबी जरूरत को तो पूरी कर रही होगी, अमली तौर पर वो लॉ नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि आपका यू हैव पर्टिकुलर syllabus or curriculum for your primary schools, your intermediate, your secondary and higher secondary, and so on. You have your authentic, your approved curriculum. Similarly, you have curriculum of laws in your state, in your country. As the children or as the students are not bound by their will to learn that curriculum syllabi, similarly, in our state, this curriculum is not uniformly and squarely implemented. You can see it. These people would go scot-free. Nobody will ask them, because you see, there are many examples. In Balochistan, a minister crushed a uniformed person, but nothing could come out of that case. People killed in the open daylight, people in Saival, nothing came out from that case. What we are doing is we are satisfying the academic need of having laws. Laws are not here, I say, for implementation. That's why we are leading towards poor governance. Then where there is poor governance, there is definitely excessive regulations as well. Sometimes there is lack of some particular law, and sometimes there is excessive regulation. You can take the example of school education department. Our schools in the field had some time ago, TE, teacher educator, DTE, district teacher educator, then AEO, MEA, district monitoring officer, and so on, other offices looking after the affairs of the education department. So such a huge number of officials, series of officials are visiting the schools to check the quality, the success of the education being imparted to the students at school level. Part education? Definitely not, because our teachers are for most of the time engaged in fulfilling the performance, generating the performance, collecting the information, and raising those performers, sending those performers to the concerned agencies. So they have minimum time to teach the students, and there are other factors as well which are, hampering the system of teaching to the students. Hello. Welcome.
जी खालिद नवाज साहब, आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है सर। जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी पार्टिसिपेंट सर की तरफ से थोड़ा सा इशू आया है सर, दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है अब? जी बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज़ आ गई, अब दोबारा स्लाइड शेयर करें। अच्छा देखिए स्लाइड बताइएगा मुझे शेयर हो जाए तो। हाँ जी, शेयर हुई है, देखिए प्लीज। हाँ जी, हो रही है जी शेयर? बिल्कुल सर, हो गई सर, गुड गवर्नेंस अच्छा, सर। ओके। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की डायमेंशन हमने अभी, जी जी आई एम सॉरी इस डिसकनेक्टिविटी के लिए मोहतरम दोस्तों, मैं आपसे माजूद खा हूँ। बात यह है कि हमने अभी डिस्कस किया, फर्क को समझने की कोशिश की गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के दरमियान। अब गुड गवर्नेंस को फिर गुड गवर्नेंस क्यों कहते हैं, इसके की डायमेंशंस क्या हैं, किन चीजों का इसके अंदर होना जरूरी है। इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और दीगर चीजें, लेकिन पहले हम की डायमेंशंस देखते हैं। गुड गवर्नेंस के अंदर 4 इसकी डायमेंशंस हैं। सबसे पहली बात यह है कि पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है किसी मुल्क के अंदर, किसी इदारे के अंदर, पावर किसके पास,
क्या मिसाल के तौर पे अगर मैं इदारे की बात करूं, किसको प्रिंसिपल एक है किसी इदारे के, क्या वो प्रिंसिपल खुद पावर एक्सरसाइज कर रहा है एडमिशन के वक्त, या मकामी एमपीए कर रहा है? पावर किसके पास, लिखी हुई पावर किसके पास है? डेफिनेटली वो तो प्रिंसिपल के लिए होगी। सिमिलरली स्टेट के अंदर आईनी तौर पर वजीर आजम के पास पावर है, और पावर जो जो इख्तियार हासिल है कि वो यूज भी कर रहा है। क्या उस पावर को, who makes the decision while exercising that power, who is, mean an office has been invested with the power to go for the good governance and see it holistically whether things are going right or wrong. But on the other hand, whether this power is being exercised by him or not, you can understand if we take example, or we talk about our national affairs, our president and our prime minister have been endowed with constitutional powers. Are they exercising that power? If somebody else is utilizing power, then it means there is something, because the power is meant for that office. That office is meant for determining and administering good governance, delivering good governance. It won't be able ever to deliver good governance unless it is able to utilize or exercise the power it has been invested in. ये आपके सामने है, कौन पावर इस्तेमाल कर रहा है, कौन इख्तियारात रखता है, किस चीज की लड़ाई हमारे मुल्क के अंदर है। दो तरह की पावर होती है, एक को हम डिजोरे कहते हैं, एक को डिफेक्टो कहते हैं। डिजोरे पावर वो है जो किसी लॉ के अंदर लिख दी जाए, वो लॉ आइन भी हो सकता है, कोई एक्ट हो सकता है, आपका ऑर्डिनेंस हो सकता है, कोई रूल्स हो सकते हैं, उनके अंदर जो पावर लिख दी जाए वो क्या है? डिजोरे पावर है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होना है फेलियर का, तो पूछा उसी से जाना है जिसकी डिजोरे पावर है। दूसरी है डिफेक्टो, वो इदारा जिसका इख्तियार नहीं है, जिसकी डिजोरे पावर नहीं है कानूनी, मगर उस पावर को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको हम डिफेक्टो पावर कहते हैं। इसी की मिसाल मैंने आपको दी, आई डिजोरे पावर किसके पास है और डिफेक्टो पावर किसके पास। एक इसकी और मिसाल देता हूं कि बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम पाकिस्तान थी, तो वो अपनी पावर, डिजोरे पावर जो थी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, उसको डिफेक्टो पावर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था आसिफ जरदारी। तो उस वक्त हमें इस टर्म की समझ भी आई, मुझे याद है डिजोरे और डिफेक्टो में जब ये एग्जांपल कोट की गई। तो देखना ये है, मैं कह रहा हूं कि डिजोरे जिसके पास पावर है वो पावर को इस्तेमाल भी कर रहा है, और somebody else is using it, exercising it as a de facto power. How stakeholders make their voices heard? अब कोई भी आप गवर्नेंस इशू है, कोई भी प्रोसेस है, उस कोई किसी भी मामले का, किसी इदारे का, किसी मुल्क का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी भी डिसिप्लिन का गवर्नेंस मैटर है, तो वो कोई किसी एक बंदे के लिए थोड़ा होता है, उसके साथ पब्लिक अटैच्ड होती है। वो पब्लिक जो अटैच्ड है वो स्टेक होल्डर है, उन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना जरूरी होता है। देखना यह है, अगर हमने इस डायमेंशन को डिटरमिन करना है, देखना है, तो ये देखना है कि क्या स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जा रही है। मिसाल के तौर पे आपने डिसाइड कर लिया कि हमने किसी गांव के अंदर सुई गैस लगानी है। मैं जैसे एग्जांपल, क्या आपने किसी गांव के अंदर सुई गैस का बायो प्लांट लगाना है। अब आपने बायो प्लांट पर खर्चे कर दिए, देहातों में, एक से ज्यादा देहातों में बायो प्लांट बना दिए कि ये जो है ना लोगों का बड़ा फायदा है जी। हमने चूंकि ऑफिस में बैठकर सेक्रेटेरिएट में ये डिसीजन लिया था कि बायो प्लांट्स होंगे तो गैस की कमी पूरी होगी, देहातों में गैस आ जाएगी और लोग मौज करेंगे, बिल भी नहीं आएगा, या उनके लिए आपने एक स्कीम बनाई अंजुमन इमदाद बामी के तहत, वो चलेंगे। बट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग दोज biogas plants, did you conduct any survey? Did you meet
Yet, are your team met? The ultimate stakeholders, the public in the villages, whether they like this project or not. अगर आज आप बनाते हैं, वो लोग कहते हैं जी कौन गोबर इकट्ठा करे, छड्डो जी साडा ते काम ही नहीं, असि ये नहीं करते, असि लकड़ी जला लांगे, तो वेयर विल दैट एक्सपेंडिचर स्टैंड? वो जो मैंने कहा था ना कि ये देखना है पब्लिक अफेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये पब्लिक अफेयर था ही नहीं, आपने लोगों की इनपुट ही नहीं ली, उनकी बात सुनी ही नहीं, आपने देखा ही नहीं उनको ये इस बात की जरूरत है या नहीं, वो इसको पसंद करते हैं कि नहीं, और उसके बाद आपने गवर्नमेंट रिसोर्सेज भी इतने जाय कर दिए। अब इस सूरत में हु इज अकाउंटेबल? अगर आपने, ये चौथा उसका डायमेंशन है कि अगर आपने स्टेक होल्डर्स की वॉइस को नहीं सुना है, या आपने जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, जो प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस इनिशिएट किया, वो आपकी के अरस्तूपन से, आपके बहुत ज्यादा दानिश्वर होने की वजह से, चूंकि आपने दूसरों को नहीं लिया, फेल हो जाता है, तो वो जो सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के जाया हुए हैं, कौन जिम्मेदार है? लोगों की जरूरत आप पूरी करने लगे, लोगों को उसको की जरूरत थी नहीं। तो ये चार की डायमेंशंस हैं, ये हमें देखना होते हैं गुड गवर्नेंस में। और अगर जिसके पास पावर है वही डिसीजंस कर रहा है, और डिसीजन में स्टेक होल्डर्स की वॉइसेस शामिल हैं, और बना दिया गया किसी को जिम्मेदार उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का, कामयाबी और फेलियर का क्रेडिट और डिस्क्रेडिट लेने का, तो यकीन जानिए ये सक्सेसफुल गवर्नेंस होगी, और ये गवर्नेंस गुड गवर्नेंस कहलाएगी। क्योंकि गुड गवर्नेंस enables organizations to build a sustainable better future for all of us। ये इदारे जो भी, वो पॉलिटिकल हूं, वो सोशल हूं, वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हूं, तो ये क्या करते हैं? बिल्ड अ सस्टेनेबल। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो क्या है कि गवर्नेंस। अगर एक प्रोजेक्ट आपने चलाया है और 4 साल बाद वो बंद हो गया है, इरादा था कि ये फॉर लाइफ चलेगा, तो आप क्या करेंगे? मैं एक मिसाल देता हूं, आपने सस्ती रोटी का प्रोग्राम शुरू किया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, गरीब को रोटी मिल रही थी 2 रुपए में, कितने अरसा के लिए चलाया? उस वक्त आपने 30 बिलियन उसके ऊपर लगाया, आपने सिर्फ मिडल मैन को वो 30 अरब रुपया दिया, आपने वो पैसा, किसान को कोई उससे फायदा नहीं पहुंचा है, वो जो खून पसीने की कमाई से गंदम को ग्रो करता है उसको तो नहीं फायदा पहुंचा, सिर्फ मिडल मैन को पहुंचा। और उसके बाद जो है आपका आम आदमी जो रोटी ले रहा था, जिस हद तक ले रहा था उसको पहुंचा। लेकिन सस्टेनेबिलिटी ये है कि आप एक काम शुरू कर रहे हैं तो फिर ये कंटिन्यूड रहे, और इसके अंदर से ऐसे आप वो तंजीम बनाएं कि ये खर्चा खुद अपना पूरा कर रहा हो, पैसों को झोंका न जाए। जब आप झोंकेंगे, आपको ये शोहरत तो दे देगा 1-2 माह की, लेकिन कौमी खजाने को बहुत बड़ा डेंट डालेगा। उस डेंट से कौमी खजाने को बचाना किसकी जिम्मेदारी है? जिसके पास पावर है। डायमेंशन के बाद गुड गवर्नेंस के थीम्स की बात आती है, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 3 चीजें बहुत हैं, डायमेंशंस, थीम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला की थीम जो है वो है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जो प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस आप शुरू कर रहे हैं, किसी भी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, क्या उस एक्टिविटी के बारे में तमाम स्टेक होल्डर्स में क्लैरिटी मौजूद है? ये काम शुरू होने लगा है, इसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप सड़क खोद देते हैं बड़े साइज के, जिनमें से बंदा भी गुजर जाता है, पाइप सड़कों पर पड़े होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। क्या आपने उससे पहले लोगों को बता रखा है कि आपके साथ ये सलूक होने वाला है, ये प्रोजेक्ट हम शुरू करने वाले हैं? ट्रैफिक का मैकेनिज्म आपने पहले ट्रैफिक वालों से डिस्कस कर रखा है? गोया लोगों को क्या पता है कि ये एक प्रोजेक्ट यहां पे आ रहा है, और उसकी प्रोमलगेशन कितनी हो चुकी है? और जो करने आए हैं, क्या उन्हें पता है हमारे पास इतने फंड्स हैं, हमारे पास इतना पीरियड है, हमारे पास इतनी मशीनरी है, ये मेथड है?
तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी है। अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो देखा गया आपको पता है, आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बाद में जाके आप रोक देते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट की आपको मिसाल देता हूं। way back in 2009, I would say 8-9, गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेक्रेटरी INC की सरबराही में, कि आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर डेवलप करें, अच्छे बुरे का पता चले। उस पे काफी सारा खर्चा हुआ, साल के करीब चला, उसके बाद वो डंप हो गया। जो चला रहा था वो बहुत बड़ा अरस्तु था, बट क्लैरिटी ऑफ पर्पस किस लेवल पर थी उस अरस्तु को थी, उसने कोशिश की क्लैरिटी ऑफ पर्पस की। नंबर 2, उन्हीं दिनों ट्रेनिंग शुरू कराई गई कि फाइलिंग सिस्टम से जान छुड़ानी है, कंप्यूटराइज लेके आनी है फाइलिंग सिस्टम, सारी कम्युनिकेशन हमारी कंप्यूटराइज होगी। ये बात कर रहा हूं मैं 2007 की। आज 2023 है, तो क्या इस अरसा में 15-16 साल के अंदर हम उस तरफ शिफ्ट कर पाए? आपने उसका खर्चा कर दिया, ट्रेनिंग दिला दी, सब कुछ हुआ, वो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी वो भी भूल गए क्या करना था, कैसे करना था। तो बात यह है कि पहली बात है, कोई भी आप प्रोसेस शुरू कर रहे हैं गवर्नेंस का, तो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर ऑफ द पर्पस ऑफ दैट प्रोजेक्ट एट एवरी लेवल। everybody who is a stakeholder into that must identify his or her role and must understand what should be his or her behavior towards that project. अगर किसी का क्लैरिटी नहीं है पर्पस की, और आपने बंदे तो लगा दिए उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, मगर लोगों को अपनी ड्यूटीज का ही नहीं पता, अपने रोल्स का ही नहीं पता। जब रोल का पता होगा तो आप अपना बिहेवियर कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। इसलिए उनको उनके बिहेवियर्स का भी नहीं पता होता। तो की थीम पहला ये है कि गुड गवर्नेंस तब गुड गवर्नेंस होगी अगर सारे स्टेक होल्डर्स क्लियर हैं उस गवर्नेंस प्रोसेस के पर्पस के बारे में, उन हर एक को अपने रोल्स का पता है और उन रोल्स के मुताबिक वो अपना बिहेवियर रख रहे हैं। अब रोल के मुताबिक बिहेवियर ये है कि एक नायब कासिद अगर उसके अंदर है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ना बन बैठे, ये उसको पता हो कि मुझे यहाँ पे मौजूद होना है, मुझे फौरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो जिसको ड्यूटी दी गई है उसने वो ड्यूटी करनी है, अपने रोल जिस तरह है उस तरह का बिहेवियर रखना। लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन गवर्नेंस के अंदर की थीम है। जहां पे कोई लीडर नहीं होता वहां पे गवर्नेंस कोई नहीं होती। लीडर कहां होता है? आप देखिए, जो मुल्क इस वक्त तरक्की कर रहे हैं उनके पास लीडरशिप थी और है। पाकिस्तान के अंदर कुछ प्राइवेट इदारे, मियां मनशा और इस्सा के जो लोग हैं, उनके इदारे बहुत ऊपर जा रहे हैं। उन इदारों के अंदर उन्होंने अपनी गुड गवर्नेंस रखी हुई है तो ऊपर जा रहे हैं। कुछ लोगों के मैं नाम नहीं ले रहा, उनके बिजनेस पूरी दुनिया में चले गए हैं, उनकी गवर्नेंस है तो उनके बिजनेस पूरी दुनिया में चले गए हैं। तो क्या होता है? लीडर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है कि हमें हमारा विजन क्या है, उस विजन को अचीव करने के लिए जो आप डायरेक्शन इख्तियार करते हैं वो आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होती है। अब अपने मुल्क की हालत जो बातें हैं वो आपके सामने है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं, फिलहाल हम गुड गवर्नेंस के इन थीम्स को ही देखेंगे। लीडर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत खूबियां होती हैं। वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो डेडिकेटेड होना चाहिए, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी निकाल सकते हैं, मगर मेरे नजदीक लीडर में दो क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी ये है कि उसके अंदर विजन होना चाहिए। वो क्या विजन? उस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रखता हो कि कहां तक मैंने इस इदारे को लेके जाना है, मैंने इस मुल्क को लेके जाना है। एक प्रिंसिपल आया है किसी कॉलेज में, वो ये समझता है कि मेरे कॉलेज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है
मेरे कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं है, मेरे कॉलेज में टीचर्स की आपस में लड़ाई रहती है, वो क्या करेगा? वो कहेगा कि मैं, उसका विजन क्या होगा? उस प्रिंसिपल का विजन ये हो सकता है कि इस डिवीजन के अंदर, इस प्रोविंस के अंदर मैंने अपने कॉलेज को एग्जाम्पल बनाना है, मैंने उसको सिम्ब्रालियो से निकालना है। अब ये उसका विजन है और यही उसका विजन हो सकता है। दूसरी बात, तो अगला इसको मजीद नास विजन को कर सकता है, मैंने इसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन करानी है। अब इसके लिए वो क्या करेगा? ये उसका विजन है, उसको लोगों का ट्रस्ट लेना पड़ेगा। ट्रस्ट किसका? टीचिंग फैकल्टी का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, कम्युनिटी का, स्टूडेंट्स का। अगर वो ट्रस्ट विन करने में, और ट्रस्ट कैसे ले सकता है? अगर उसके लफ्जों में सच्चाई है और वो इन्फ्लुएंस करता है, और उस इन्फ्लुएंस से लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो उस ट्रस्ट की वजह से वो इदारे को जितना ऊपर लेके जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि इस ट्रस्ट की वजह से वो अपनी टीम बनाने में कामयाब हो जाएगा। और जो भी शख्स, मैनेजर, अपनी टीम बनाने में कामयाब हो जाता है, वो एक लीडर के तौर पे सामने आता है। अब वो देखता है कि मेरा कॉलेज इस वक्त इस स्टेटस पर है कि लोग यहाँ पे अपने बच्चे वही दाखिल करवाते हैं जिनका दाखिला कहीं और नहीं होता। यहाँ पे बिल्कुल गुराबा के बच्चे दाखिल होते हैं, कोई पैसे वाला यहाँ का रुख नहीं करता। यहाँ पे टीचर्स की एब्सेंटी बहुत ज्यादा है, टीचर्स की कमी बहुत ज्यादा है। वो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है। वो डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, और उसके बाद वो उस पर वर्क शुरू करता है, और उसके जो जाती रिसोर्सेज हैं वो भी वो इस्तेमाल करता है। जाती रिसोर्सेज ताल्लुकात के, कहीं पे अथॉरिटी में है, ऊपर सीनियर मैनेजमेंट में उनको करता है, कम्युनिटी में उनको करता है। उसके बाद जब वो वर्क करता है तो वो इदारे को आस्ता आस्ता ऊपर ले जाने क्या करता है? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है। वो ये चाहता है कि इस वक्त मेरा कॉलेज जहां पर है, इस जगह से इसको उठना है, और जाना कहाँ है? इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन करानी है। पता चलना चाहिए कि अटक के अंदर ये कॉलेज है, पता चलना चाहिए लाहौर के अंदर ये कॉलेज है गवर्नमेंट सेक्टर। इस विजन को लेकर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को वो फॉलो करते हुए अपनी कोशिश करता है। तो इसी को लीडरशिप की जो एक एग्जाम्पल है कि आपने, वो लोग जो देहातों में रहते हैं उन्होंने कूंजों की डारें उड़ती देखी होंगी यकीनन, और वो देखा होगा कि एक कूंज आगे उड़ रही होती है, और कूंजों की डार, एक फ्लॉक जो है, उनका झुंड है, वो एक खास तरतीब और सकीम के तहत, तमीज के तहत उसे कूंज के पीछे पीछे उड़ रहा होता है। अब इस एक कूंज की मर्जी है वो अपनी डायरेक्शन कहीं कर ले, उन कूंजों ने उसके पीछे पीछे जाना है, कोई एहतजाज नहीं कर सकती। अब दोनों की सोच क्या है? जो कूंज आगे है वो लीडर है, उसने सुबह सवेरे दूसरी कूंजों से कहा, उठो, यहाँ पे शिकारी आ जाएंगे, या यहाँ पे हम भूखी मर जाएंगी, हमारी ये जगह नहीं है, हमें कहीं और बुलंद जगह से होते हुए किसी और मकाम पे जाना है। हो सकता है उस कूंज ने खुद वो उड़ते हुए जगह देखी हो कि फलां जगह आबोदाना ठीक है और महफूज जगह है। जब ये बात करती है, ऐलान करती है अपने अंदर, अपनी बरादरी के अंदर, तो वो बरादरी, और साथ में वो बरादरी उड़ती है तो बरादरी सारी उसके पीछे, जो कि बरादरी उड़ना शुरू कर देती। इतना है कि ये कूंज हमें मरवाने नहीं लगी, ये हमें शिकारियों के आगे नहीं डालेगी, ये हमें फाका ज़्यादा नहीं करेगी। वो ट्रस्ट करते हैं बरादरी के लोग, उनके पीछे, उसके पीछे उड़ते जाएं, और अब उसकी मर्जी है उन्हें ले जाए, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहे हैं, मगर उनके ट्रस्ट को धोखा नहीं देती, उन्हें ऐसी जगह पर ले जाती है जो महफूज जगह।
उसकी कोशिश ये होती है, नियत ये है कि इनको महफूज जगह पे ले जाओ जहां पे आपको दाना होता है। जैसे ही मगरिब के उतरने की तरफ माइल होता है, वही कूच उन्हें कहती है कि तैयारी पकड़ो, अब हमें यहां से उड़ना है। शाम के लिए छाने से पहले वो कूंज उड़ती है, पीछे उस डार को लेके उस जगह पर जाती है, वो जगह जहां पे वो बाहिफाजत रात कर सकते हैं। अब देखें उस कूंज में एक तो ये है कि लोगों के गिरोह को, मेरी बरादरी को इस जगह चाहिए जहां पर ये हैं, इनकी बनती, इनकी जगह कोई और बनती। दूसरी बात, लोग हैं जो स्लॉप के लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं देगी, तो उस विजन की इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट वो अपनी सच्चाई से उन्हें कर रही है। अपनी जो खुदादाद सलाहियत है, अपनी मकसद की सच्चाई है, वो मकसद से मुतासिर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रही है वो कूंज, और वो तो लीडर वो शख्स है। इसी मिसाल से मफहूम करें, लीडर वो शख्स है कि मेरे लोग जिस जगह पर हैं, इनकी वो जगह नहीं है, इनको इस जगह नहीं होना चाहिए, इनको फलां जगह होना चाहिए। जैसे मैंने कॉलेज की मिसाल दी, गोया लीडर इज अ मैन who takes a group of people from where they are to a place where they should be। कायदे आजम की बात कर लें, लोगों का गिरोह उन्होंने समझा जिस जगह पर है, आब में है, मुसीबत में है, जिल्लत में है, लोगों के इस गिरोह को यहां से निकालना चाहिए। लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया और वो लोगों को उस जगह पे निकाल लाया जहां पे निकाल के लाना चाहता था। और ये वो दौर था, ट्रस्ट की हालत ये थी कि कायदे आजम अंग्रेजी में स्टेज पे तकरीर कर रहे होते और मजमे में अनपढ़ लोग बैठे होते, कोई अनपढ़ करने लगता तो दूसरा अनपढ़ उसके मुंह पे रहता, ये कह रहे चुप कर, मैनू कायदे आजम तकरीर सुनने दे, ऐसे जैसे वो उस तकरीर का हर्फ हर्फ समझ रहा हो। ये क्या था? ये बुनियादी तौर पर ट्रस्ट था। तो इसलिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि गवर्नेंस के लिए एक लीडर की जरूरत है जिसका विजन हो, जिस पर लोग ट्रस्ट करते हो, उसके मकसद की सच्चाई की बेसिस पर। इसके बाद अगले दो थीम्स हैं, इफेक्टिव एक्सटर्नल रिलेशनशिप और इफेक्टिव रिलेशनशिप। कोई भी मुल्क, कोई भी डिपार्टमेंट सस्टेन नहीं कर सकता, अकेला सफर किसी भी इदारे के लिए मुमकिन नहीं है। हर इदारे को, हर डिपार्टमेंट को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने रेस्पेक्टेबल कोऑपरेशन की जरूरत है। और एक्सटर्नल, इंटरनल इस तरह इदारे के लोग अगर बाहमी से रहते। जी प्लीज सर, आपकी आवाज ये इंटरप्शन किस तरफ से हो रही है? सर, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। नहीं, मेरी आवाज, मैंने तो नेट का भी कोई इशू नहीं है, क्यों ऐसा? नेट तो मैंने आपका स्पेशल लगवाया हुआ है। अभी आ रही है आवाज क्लियर है? अभी आ रही है, लेकिन हेलो, आपकी आवाज ज्यादा ब्रेक कर रही है। एक सेकंड।
अंदर ला देता हूँ, 1 मिनट। तो इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप उसका सेहतमंद रहना। अगर इदारे के अंदर एक टीम के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं तो जो भी गवर्नेंस, सिमिलरली उनके रिलेशनशिप बाकी के इदारों से मामलात में, मिसाल के तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब अगर ये समझते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है डायरेक्टर से ताल्लुकात की, मुझे जरूरत नहीं है डीपीआई से या सेक्रेटरी से ताल्लुकात की, तो जो भी गवर्नेंस मैटर उनका है वो कभी भी फेल नहीं। अब नहीं है ऐसा कोई भी मामला, मेरी तरफ से तो नहीं है। अब देखें ना, मेरी तरफ से ऐसा नहीं है। आपकी बात एकदम ठीक हो जाती है, लेकिन दरमियान में फिर ब्रेक करना ज्यादा शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा ब्रेक करती है। देखें, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने 4G लगाई हुई है और मेरे पास है, इधर दूर भी नहीं है, और कल भी इस पे बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। मैं इसीलिए लेके आया हूँ ये कि अब कोई, मैं मोबाइल से हॉटस्पॉट नहीं कर रहा। जब अगर हॉटस्पॉट कर रहा होता तो प्रॉब्लम जरूर होता, ठीक है ना। इस पे तो 4G पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, कई दफा सिग्नल का इशू हो जाता है, हो सकता है। फिर आप इस पे गुजारा करना है, क्या करें। हाँ जी जी ठीक है सर, अब आप कंटिन्यू करें, अभी ठीक होगी आपकी बात। जी जी। इसके बाद नेक्स्ट मैं अर्ज कर रहा हूँ, रिलेशनशिप के बाद सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स की बात है कि अगर किसी इदारे के अंदर उसके स्ट्रक्चर्स नहीं, पहली बात है, बने हुए, और उन स्ट्रक्चर्स के साथ सिस्टम्स कनेक्टेड नहीं है, तो गवर्नेंस फेलियर की तरफ जाएगी। अब स्ट्रक्चर्स क्या है? सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर ये है कि एक सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन अफसर, और नीचे कॉलेज के अंदर आपका प्रिंसिपल है, आपके वाइस प्रिंसिपल है, कोई स्टेट अफसर है, कोई हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, इस तरह मुख्तलिफ ड्यूटीज आपने असाइन की हुई है। ये स्ट्रक्चर्स हैं, और हर स्ट्रक्चर के, इस पूरी स्ट्रक्चर के साथ सिस्टम चल रहा है कि हमने किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है कॉलेज की कामयाबी के लिए, हमने किस तरह परफॉर्मेंस देनी है अपने इदारे की कामयाबी के लिए। अब उन सिस्टम्स को लेकर चलने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं। तो हर बंदा सिस्टम के अंदर मुतलका रूल्स को, प्रोसीजर्स को, SOPs को लेकर चल रहा होगा। इसके बाद रिस्क एंड कंप्लायंस। रिस्क एंड कंप्लायंस के बगैर रिस्क लिए आप कंप्लायंस नहीं कर सकते, और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो गवर्नेंस की कंप्लायंस नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर यह क्यों जरूरी है, आप जानते हैं, आप देखते हैं कि पुलिस का कराची में बहुत बड़ा धमाका हुआ, तो क्या इसके बाद पुलिस के अफराद घरों में दुबक कर बैठ जाएं? नहीं, वो फिर रिस्क लेने के लिए तैयार है। तभी जिस हद तक वो दे सकते हैं गारंटी अमन की दे रहे हैं, जिस हद तक वो कर सकते हैं। अभी धमाके नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि वो रोके हुए हैं। तो गोया गवर्नेंस के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ते हैं। चैलेंज जो भी आए उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर चैलेंज को आप नेगेटिव वे में लेंगे तो आपका इदारा कभी भी डेवलप नहीं कर सकता।
क्यों चैलेंज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जब चैलेंज आता है आप अपने तमाम पहली बात मेंटल फैकल्टीज को ऑन वर्क करते हैं, उसके बाद आप अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, टीम के तौर पे आप चलते हैं और आप गर्ड अप करते हैं कि हमने इस चैलेंज को किस तरह अबूर करना है। और जब आप अबूर कर लेते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, आपका इदारा कामयाब होता है। अगर आप चैलेंज को पॉजिटिवली नहीं लेंगे तो चैलेंज आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, तो आप अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकेगी। अगर एक जरखेज इलाका है, ग्रीनर एरिया है नहर के पार, तो आपको किसी ना किसी तरह नहर के पार पहुंचना होगा। आपकी साइड पे खुश्क साली है तो आप खुश्क साली में रहेंगे। अब रिस्क है नहर का, अब कैसे लेंगे? आप उसके ऊपर को फट्टा फेंकते हैं, आप जिसके ऊपर से गुजरे, आप उसके लिए कोई अपना फट्टे जोड़ के रस्से बांध, मतलब जो भी आप कश्ती का बंदोबस्त करते हैं, क्या करते हैं, आपने उस दरिया या नहर के पार जाना है, ग्रीनर एरिया है, तो क्या है, चैलेंज पॉजिटिव है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएगा। इसको तैयारी के साथ, लेकिन अगली बात तैयारी के साथ लेना चाहिए। हमने जो अभी तक डिस्कस किया उसमें हमने देखा गवर्नेंस क्या है, फिर हमने देखा गुड गवर्नेंस क्या है, फिर हमने देखा बैड गवर्नेंस या पुअर गवर्नेंस क्या है, फिर हमने की डायमेंशंस देखे, फिर की थीम्स देखे, और अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स क्या है गवर्नेंस के। पहला प्रिंसिपल है गवर्नेंस का कंसेंसस ओरिएंटेड, कि आप उस फैसले में कोशिश करें, गुड गवर्नेंस तब होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। तो हमेशा गवर्नेंस कंसेंसस ओरिएंटेड होती है। जहां पे गवर्नेंस कंसेंसस ओरिएंटेड यानी इत्तेफाक राय से कोई चीज अपना आप फैसला नहीं करते, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि आप गवर्नेंस फेलियर की ईंट रख रहे हैं। उसके बाद है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन होगी तो कंसेंसस होगा, यानी तमाम स्टेक होल्डर, उनको जो जो रोल आपने दिया है, जो जो बिहेवियर दिया है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर एक भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो हो सकता है उस एक की वजह से पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर आपका नाकाम हो जाए। रूल ऑफ लॉ पहले भी मैंने अर्ज किया कि ये बुनियादी हैसियत उसका कैरेक्टरिस्टिक है गुड गवर्नेंस का, कि इंश्योर करना रूल ऑफ लॉ एक्सरसाइज हो रहा है उस गवर्नेंस कंपोनेंट में। और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, और एफिशिएंटली जो कुछ भी आप प्रोसेस लेके चल रहे हैं, तो बात जी जी भाई आप नहीं, उसकी कामयाबी नाकामी का लोड किसी के कंधों पर पड़ना चाहिए। इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो जरूरी है कि वो लोगों को पता हो, हर उसके प्रोसेस, हर स्टेप का लोगों को पता हो, स्टेक होल्डर्स तमाम ऑन बोर्ड हो, और रेस्पॉन्सिवनेस हो, जिसको जो ड्यूटी दी जा रही है, जिसका जो रोल है, वो उसको उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, जिनके लिए ये प्रोजेक्ट बना है, जिनके लिए कोई आपने इदारा बनाया है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों को तो इस्तेफादा हो रहा है और बाकी इस्तेफादा नहीं कर पा रहे, उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये बराबर
जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपकी तरफ से आपका माइक अनम्यूट हो गया। सर आप अपनी तरफ से अपना माइक ऑन करें। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, तो अभी हमने जो डिस्कस किया है उसमें हमने देखा गवर्नेंस किसे कहते हैं, गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, गुड गवर्नेंस की डायमेंशंस क्या हैं, की थीम्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब इन एस्पेक्ट्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं वतने अजीज के अंदर जो प्रिवेलिंग गवर्नेंस है उसके साथ। हम देख सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर इट्स गुड गवर्नेंस, वेदर इट्स पुअर गवर्नेंस। हमारी गवर्नेंस के की डायमेंशंस क्या हैं, हमारी गवर्नेंस के की थीम्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मेन इश्यूज confronting the good governance in Pakistan are given in front of you in this slide. सबसे पहले तो इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों के अलावा भी बहुत सारी तस्वीरें आप डेली प्रैक्टिकली जिंदगी में देखते हैं। आज ओवरऑल हमारी हालत इससे, जो हमारा सफेद पोश तबका है उसकी हालत इससे भी अब तक आपको नजर आएगी। आप डिफेंस की तरफ, आप बैरियर टाउन की तरफ या पोश इदारों की बात न करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान की कई किस्में हैं। पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान उन लोगों का है, कोई खेतरान है, कोई शाहजेब है, और बाकियों के कुछ नाम लेते हुए आप भी डरते हैं और मैं भी एहतियातन नाम नहीं लेता। तो कहने का मकसद ये एक पाकिस्तान वो है, एक वो पाकिस्तान है जिसमें आप और मैं रहते हैं, जिसमें ये गरीब लोग आपके सामने जिनकी तस्वीरें हैं, ये भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है। पहला इशू मेन क्या है? करप्शन का है। करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं है, करप्शन एटीट्यूड की भी है। एक दी गई असाइनमेंट को ना करना, यह भी करप्शन है, मॉरल करप्शन है। इस सोसाइटी में हम किसी के कंधे पर, किसी के सर पर करप्शन का ताज नहीं सजा सकते। वजह क्या है? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो उसमें भी आप और मैं बैठे हैं, एजुकेशन है तो उसमें भी आप और मैं बैठे हैं, जुडिशरी में आप और मैं बैठे हैं, फौज में आप और मैं बैठे हैं, हर इदारे में आप और मैं। मतलब आप और मैं का क्या है? ऑल ऑफ अस आर प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो जब हम प्रोडक्ट ये सोसाइटी के हैं, जिसमें हम सारे कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी के शेयर करते हैं, तो किसी एक इदारे को आप कैसे कह सकते हैं कि वो करप्ट है? अपॉर्चुनिटी की बात है। जिसको जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां भी बैठा है, हालात ऐसे पैदा हो चुके कि हमने पूरे इत्तेफाक के साथ, माजरत के साथ, ओवरऑल हमने इत्तेफाक के साथ इतनी मेहनत की है, शब रोज मेहनत की है, बहुत दुआएं मांगी हैं। हमारी मेहनत की बदौलत पाकिस्तान दुनिया के 180 ममालिक में से 120वें नंबर पर आया। ये ऐसे नहीं आ गया, हमारी मेहनतों का, उस बददयांती की बेसिस पर आया है जिसको हमने दयानतदारी से किया है, उस झूठ की बेसिस पर आया जिसको हमने सच बोलकर, समझकर बोला है, उस खयानत के तौर पे आया जिसको हमने अमानत के तौर पे बरता है। तो ये 120वें नंबर पर ऐसे नहीं आया, इसमें हमारी शबाना रोज मेहनत शामिल है। और उसने तस्वीर क्या पैदा की है? कोई फुटपाथ पे सोता मिलेगा आपको, कोई रूढ़ी से खाता मिलेगा, कोई गली मोहल्लों में गंदे पानी के तालाब से गुजरता मिलेगा, कहीं बंजर जमीन आपको नजर आएगी। अगला इशू हमारा पाकिस्तान का है कि यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, तोड़ फोड़ की, स्ट्रांगर देन फोर्सेस ऑफ कोहिजन, इत्तेफाक की फोर्सेस, यगानगत की फोर्सेस कम हैं। पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे तोड़ने वाली, नेशन को डिसइंटीग्रेट करने वाली ताकतें आपके पास ज्यादा हैं।
हर तबके में पाई जाती हैं। आप देखिए केपीके में देख लीजिए ऐलानात क्या कर रहे हैं, कोई पख्तूनिस्तान की बात कर रहा है, कोई सिंधु देश की बात कर रहा है, कोई ग्रेटर बलोचिस्तान की बात कर रहा है। ये क्या है? ये फोर्सेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। इन वजूह की बुनियाद पर होता क्या है, आपको जो मसाइल पेश आते हैं वो मसाइल गवर्नेंस की तरफ बढ़ने ही नहीं देते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डे वन से मौजूद है। अगर आप देखें तो वो फौजी लोग, मैं नाम लेके कह रहा हूं, अयूब खान, पाकिस्तान में किस मोहब्बत के तहत आए थे? वो इसलिए आए थे कि उन्होंने और उसके कबील के लोगों ने इवेल्युएट किया इक्तदार की, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज कहाँ ज्यादा है, वो उन्हें पाकिस्तान में नजर आए। तो क्या है, कायदे आज़म के बाद से हमने क्या देखा है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की क्या क्या डायमेंशंस रही हैं, इदारे कहां तक पहुंचे हैं, सियासी हुकूमतें कितनी रही हैं, नीम सियासी और गैर सियासी कितनी रही हैं, ये हमारे सबके सामने। इंटर प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट, सूबे आपस में सींगों में सींग फंसाए हुए हैं। क्यों? वो इसलिए कि हर सूबा दूसरे से ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज करना चाहता है, दूसरे से ज्यादा नेशनल कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे लेना चाहता है, दूसरे से ज्यादा पानी लेना चाहता है। और उसका नतीजा क्या हुआ है? आपके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, नेशनल इंटरेस्ट आपकी रही नहीं। अगर आप कालाबाग डैम बनने देते हैं तो माहिरीन ये कहते हैं कि खुशहाली आएगी, बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी। ये जानते हुए भी कि खुशहाली आ जाएगी, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, उसके बावजूद प्रोविंसेस का इत्तेफाक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि इस स्लोगन पर कि बांग्लादेश तो सिंध को कालाबाग तो सिंध को खा जाएगा, इस स्लोगन पर कि कालाबाग डैम तो केपीके को खा जाएगा, इस स्लोगन की बेसिस पर वो पॉलिटिक्स करते रहे। आज वो मानने को तैयार ही नहीं है कि सिंध के इंजीनियर या केपीके के इंजीनियर जब ये कहते हैं कि जी कालाबाग डैम से कोई नुकसान नहीं होगा, तो वहां का पॉलिटिशियन तो मानने को तैयार नहीं है। तो क्या है? प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएटेड है। इसी तरह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो क्या रहा है? रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक नहीं। रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन नंबर एक तो सेंसस बेस्ड होती है पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर दो जरूरत के हिसाब से। अब आप देखिए पानी आपको बाज़ औक़ात उन सूबों को ज्यादा देना पड़ता है जहां पे उतनी जरूरत शायद ना हो, पॉपुलेशन वाइज, जमीन वाइज। तो क्या है, इस तरह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको इनएफिशिएंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट और पुअर फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को हम अगर इकट्ठा कर ले तो आपके फाइनेंसेस की हालत आपके सामने है। इकोनॉमिक, आपके एक्सपोर्ट्स कहाँ है, इंपोर्ट्स कहाँ है, आपके इन्फ्लेशन रेट क्या है, जीडीपी पर हेड जीडीपी क्या है, आपका जो है डेट क्या है, आपकी इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है, ये सब क्या कर रहा है? चीख चीख कर हमारी इकोनॉमी, हमारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर पर नो है कह रहे हैं। तो नतीजा क्या है? ऑल नेशनल फ्रंट्स आर ब्लीडिंग। हर पाकिस्तान का इदारा जो है उससे खून बह रहा है, उससे मायूसी का खून बह रहा है, नाकामी का खून बह रहा है। इन इश्यूज की वजह क्या है? इन इश्यूज की वजह सबसे पहली है पॉलिटिकल रीजंस है। पॉलिटिकल रीजन ने, जो पार्लियामेंट आपकी है, बुनियादी तौर पे उसने बहुत कुछ डिसाइड करना होता है। पार्लियामेंट आपकी लॉ मेकिंग तो रही नहीं है, वो चेयर इंजॉइंग
पार्लियामेंट है, लॉ मेकर नहीं है। लॉ वही बनाते हैं। कितने लॉज बने देखिए हर दौर में, कौन कौन से लॉज बने, उनमें आपको अक्सरियत उन लॉज की मिलेगी जो किसी ग्रुप को, किसी तबका को फेवर देते हैं। किसी को तो आपने 30 बार वजीर आजम का लॉ बना लेंगे, कहीं पे आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का लॉ बना लेंगे। उस गरीब के लिए जो लॉ की जरूरत है, जो अवाम को लॉ की जरूरत है, वो तो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और issues of provincialism on revenue, resources and demand of provincialism. और political thought has become crowded, जो वो सही सियासी सोच हमें पार्लियामेंट में मिलती नहीं है। वो क्यों नहीं मिलती है? जाती मफादात हावी हो चुके हैं अवामी मफादात के ऊपर। उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज में सबसे बड़ी काज यह है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का बामी। ब्यूरोक्रेसी हर इदारे के ऊपर छाई हुई है। आपका एजुकेशन का डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी है, और इन दोनों के नेक्सस से करप्शन हो रही है। और वो करप्शन मदर ऑफ इविल्स है। इस दीगर तमाम इस मतलब करप्शन से क्या होता है, आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो सेक्रीफाइस हो रही होती है प्राइवेट इंटरेस्ट के। गवर्नेंस इन पार्लियामेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो तो एक धोखा और फार्स रह गई है। एक अपना खेज एक शक्ल दिखाई देती है हमें पार्लियामेंट। जो हमारे पार्लियामेंटेशियंस हैं उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है, और वो सारे के सारे प्रिविलेज्ड क्लास से ताल्लुक रखते हैं। शायद ही कोई मीनिंगफुल लेजिस्लेशन आज तक उन्होंने की हो। जो मैंने बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि गवर्नेंस के लिए रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, और हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ इंडिविजुअल्स है। इदारों के इख्तियारात रख दिए गए, एग्जेक्टिव के अलग, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के अलग अलग, ताकि आम आदमी को इंसाफ वो इंसाफ आपको मिल रहा। इदारों ने अपने काम छोड़ के दूसरे का काम शुरू कर दिया, एनक्रोचमेंट की तरफ आ गए। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रिट ऑफ द स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है? इनके मुख्तलिफ मानी अब आ गए हैं, इनको उस ट्रू सेंस में लिया ही नहीं जा रहा। रूल ऑफ लॉ जो है वो बुनियादी तौर पे फेल हो चुका है। और सबसे बड़ा, इस पर स्लाइड पर मैं खत्म करूंगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी लेने हैं। सबसे बड़ी वजह हमारे इश्यूज की फेलियर की वो है आपका जुडिशियल सिस्टम। मोस्ट इनएफिशिएंट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट एंड इनह्यूमन जस्टिस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड हमारे पास इस वक्त है। इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एक आईवाश है, धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 139 रियासतों में से 130वें नंबर पे अगेन बड़ी मेहनत से आए हैं। हमारे इस इदारे ने बड़ी मेहनत की है तो हम स्टेटस पर आए, अदरवाइज हम यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। अदालतें आम आदमी की आवाज थी या अब आवाज नहीं रही। हमारे लायर्स परसिस्टेंट वायलेटर्स ऑफ लॉ हो चुके हैं, और इंस्टीट्यूशंस अपने मीनिंग, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस बिलखसूस अपने मीनिंग खोते जा रहे हैं। किसी ने पूछा था ना चर्चिल से जंग अजीम के दौरान के सॉरी उसको इत्तला की थी कि मुल्क तबाह हो रहा है, जंग के नुकसानात बहुत ज्यादा है और नुकसान गिनवाने शुरू किए। तो उसने एक ही सवाल किया, बताइए अदालतें काम कर रही हैं? तो कहा गया जी इसमें कोई शक नहीं, हमारी अदालतें काम कर रही हैं। उसने कहा छोड़ो, फिर अदालतें काम कर रही हैं तो मुल्क नया तामीर हो जाएगा। तो आपको जुडिशियल गुड गवर्नेंस की भी जरूरत है। अगर वो गुड गवर्नेंस नहीं होगी, हमारे आज जजेस लॉ मेकर्स बन गए हैं, लॉ इंटरप्रेटर्स नहीं है, लॉ इम्प्लीमेंटर्स नहीं है, वो क्या बन गए? लॉ मेकर्स बन गए हैं। इसलिए जब उन्होंने लॉ मेकिंग शुरू कर दी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ही खो के रह गया हमारे यहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इख्तियारात जिसको दिए हैं वो इदारे के पास वो इख्तियारात नहीं रहे। और ये आखिरी स्लाइड है, नेट रिजल्ट क्या हुआ?
ओवर द टाइम हम लैक ऑफ गवर्नेंस की, पुअर गवर्नेंस तो अलग बात रही, हम लैक ऑफ गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। कितने इदारे जिनमें गवर्नेंस सही नहीं, इंडिविजुअल की मर्जी या इदारे को किस तरीके से लेके चले। अगर दुनिया में किसी मुल्क ने, किसी भी इंडिविजुअल ने स्टडी करनी हो मिसमैनेजमेंट और ब्लंडर्स की, तो हमारा मुल्क अपने आप को एक केस स्टडी के तौर पे पेश करता है। स्टेट जो है वो देख रही है, उनके सामने पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी सब कुछ किए जा रही है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। हर इदारे के अंदर एक माफिया डेवलप हो चुका है, कहीं पे वो कार्टलाइजेशन आप यूं कह सकते हैं हो चुकी है, और वो ब्लैकमेलिंग कभी यूनियन के सूरत में, कभी ग्रोहबंदी की, बरादरी की सूरत में क्या कर रहे हैं वो माफियाज, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो नतीजा क्या है, हम स्टक हो गए एक स्टेटस को में, और जैसे ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं हम नीचे से नीचे ही चले जाते हैं। तो इसके लिए अब क्या किया जा सकता है, बहुत सारी तजावीज हो सकती हैं। सबसे बड़ी तजवीज मेरे नजदीक ये है कि हम में से हर बंदा जहां पे है अपना रोल प्ले करे। अगर वो अपना रोल प्ले कर लेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान इस सूरत हाल से आसानी से बाहर निकलेगा। आपका सबका बहुत शुक्रिया। आपको क्वेश्चन करना, कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी। यू आर वेलकम। 3 मिनट है आपके। ये मैं माजरत खा हूं, जो इंटरप्शन हुई, जो नेट की वजह से आपके यहाँ भी हुई होगी, मेरे यहाँ भी हुई, तो इसके लिए मैं माजरत खा हूं। और कोई चीज़ पूछना चाहें, बताना चाहें, मेरा नंबर भी मौजूद है जो आपको प्रेजेंटेशन आपसे मैंने शेयर की है, और अभी भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? हुसैन साहब? जी सर। कोई क्वेश्चन पूछने दोस्तों से हो तो? जी सर, मैं नईम साहब का माइक कर दिया है, फरूक साहब का कर दिया है। जी, शेर साहब का कर दिया है, जाहिद अली साहब का कर दिया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पत्तोकी से। जी बिस्मिल्लाह राशिद साहब। सर बहुत अच्छा लेक्चर था आपने गुड गवर्नेंस के ऊपर दिया है। और सर मेरा ये है कि हमारा ये अलमिया नहीं रहा कि सर हमारा ये अलमिया रहा है कि हमारी जो पावर थी वो किसी और के पास थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बल कोई और था। और दूसरा सर ये है कि हमारे जो एलीट है कर रहे हैं, ठीक है आपने, ठीक है, वो सर करप्ट के अलावा नाहिल भी है। तो सर मैं तो समझता हूँ कि हमारे तो अब पुलों के ऊपर से पानी गुजर चुका है। मुझे नहीं लग रहा कि ये मुल्क सुधर जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी 1971 का एक सानिया मैंने अर्ज किया ना, जितना हम ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं उतना नीचे जा रहे हैं। अल्लाह मेहरबानी करे जी, अल्लाह मेहरबानी करे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ जी।